हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एनडीए नेट के एग्ज़ाम में और साथ ही साथ यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और जिसमें भी रिसर्च का जो कॉन्सेप्ट है वो पूछा जा रहा है जिस भी एग्ज़ाम में, उन सभी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही ये पीएचडी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मौलिक शोध कार्य मूलतः वह होता है जो कि व्यवहारिक एवं वर्णनात्मक हो, ग्राहक से प्रेरित हो, वर्तमान ज्ञान का विस्तार करने वाला हो, प्रौद्योगिकी में उन्नति लाने वाला हो। तो देखिए, मौलिक शोध की बात हो रही है, बेसिक रिसर्च की बात हो रही है। तो बेसिक रिसर्च व्यवहारिक और वर्णनात्मक नहीं होगा क्योंकि वो फिर अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा। और प्रौद्योगिकी में उन्नति नहीं, यहाँ पर ग्राहक से प्रेरित नहीं। सबसे ज़्यादा उसमें क्या होगा, वर्तमान ज्ञान का विस्तार करने वाला, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति ही मौलिक शोध का मेन उद्देश्य होता है। तो सी ऑप्शन जो है ये यहाँ पर आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। आर वर्ग एक सांख्यिकीय माप है जिसका मान इनके बीच में होना चाहिए: 0 और -1, +1 और 0, +2 और -4, -2 और +3। तो किसके बीच में यहाँ पर होना चाहिए? तो +1 और 0 के बीच में यहाँ पर होना चाहिए। आर वर्ग जो कि सांख्यिकीय माप है, इसका मान जो है ये होना चाहिए +1 और 0 के बीच में। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक चर का उदाहरण नहीं है? लिंग, धर्म, जाति, जनसंख्या। इसमें से कौन सा गुणात्मक चर का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, गुणात्मक की बात हो रही है ऑप्शन में। तो यहाँ पर जेंडर है, रिलीजन है, कास्ट है, ये तीनों गुणात्मक में आ जाएंगे। लेकिन जनसंख्या जो है ये मात्रात्मक है क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये पॉपुलेशन साइज जो है ये मात्रात्मक चर का उदाहरण आ जाएगा। तो ये यहाँ पर गुणात्मक नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? बौद्धिक संपदा अधिकार। तो बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन में है कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क या फिर थिसॉरस। तो थिसॉरस जो है ये आपका नहीं आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर में। बाकी कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क ये तीनों चीज़ें आती हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये यहाँ पर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक अन्वेषक किसी दिए गए क्षेत्र के लिए जनगणना डेटा का अध्ययन करता है और एक लेख तैयार करता है। तो ये लेख जो है ये क्या कहलाएगा? शोध रिपोर्ट, थीसिस, लेख या फिर शोध पत्र। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे लेख या फिर आर्टिकल। आर्टिकल बोलेंगे। अगर कोई इन्वेस्टिगेटर है जो कि सेंसस डेटा का स्टडी करता है और फिर एक राइट अप करता है, तो इसको हम कहेंगे कि वो एक आर्टिकल लिख रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। क्योंकि शोध के अंतर्गत कई चीज़ें गलत हो सकती हैं जो कि शोध को अवरोधित करें, अतः एक शोधार्थी हेतु निम्न में से क्या बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्या नितांत आवश्यक है? ऑप्शन में है लचीलापन और दृढ़ता, सहानुभूतिपूर्ण पर्यवेक्षक, वित्त का एक आपातकालीन स्रोत या फिर शोधकर्ता के विवेक के अनुसार। तो बात हो रही है कि कई चीज़ें जो है शोध के अंतर्गत गलत हो जाएं और जिससे शोध जो है बाधित हो सकता है। तो इस लिए शोधकर्ता के अंदर क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और प्रिजर्वेरेंस होना चाहिए, यानी कि दृढ़ता होनी चाहिए और साथ में जो है लचीलापन भी होना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गैर संभाव्यता प्रतिदर्श विधि का एक प्रकार नहीं है? गैर संभाव्यता प्रतिदर्श विधि का एक प्रकार नहीं है, यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टाइप नहीं है। स्नोबॉल सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग या फिर कन्वीनियंस सैंपलिंग, इसमें से कौन सा नहीं है? तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो होती है उसमें क्या होता है कि हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चुन सकते हैं और उसमें स्नोबॉल सैंपलिंग आ जाएगी, उसमें कोटा सैंपलिंग आ जाएगी, लेकिन रैंडम सैंपलिंग उसमें नहीं आएगी। रैंडम सैंपलिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एक प्रकार है। तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग या ऑप्शन बी जो है ये यहाँ पर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है। प्रतिदर्श आकार निर्धारण करने में निम्न में से कौन सहायक है? निफ्टी 50 इंडेक्स या फिर
कोकरन फॉर्मूला या फिर तुषाद फॉर्मूला या फिर स्पीयरमैन फॉर्मूला। तो इनमें से कौन सा जो है सैंपल साइज को डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करता है? तो सैंपल साइज को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कोकरन का नियम या फिर कोकरेंस फॉर्मूला। ऑप्शन बी जो है ये यहाँ पर आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, टाइम सीरीज डेटा जो होता है, समय श्रृंखला डेटा जो है ये शामिल है कुछ समय के लिए, एक समय पर, एक समय और समयावधि में दोनों का संयोजन, या फिर कारक विश्लेषण। तो टाइम सीरीज जो है इसमें क्या क्या शामिल होता है? तो टाइम सीरीज में शामिल होता है फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। टाइम सीरीज डेटा जो है ये क्या होता है? फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम या फिर कुछ समय के लिए। इसको ऑप्शन ए जो यहाँ पर है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रतिदर्श का डिजाइन और चयन हेतु निम्न में से क्या अत्यधिक महत्वपूर्ण है? अगर हम कोई डिज़ाइन और सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? सैंपल जो है बड़ा होना चाहिए, या फिर घर के नज़दीक होना चाहिए, आसानी से सुलभ होना चाहिए, या संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधि या उसका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो अगर हम देखो सैंपल सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो पूरी जनसंख्या का, जो हमारा समग्र है उसका प्रतिनिधित्व करे। तो संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधि होना चाहिए। ऑप्शन डी जो है ये यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी शोध समस्या के बेहतर परिणाम अनुमान के लिए अत्यधिक डेटा अच्छा है, अत्यधिक एवं प्रासंगिक डेटा अच्छा है, परिकल्पना की अभिधारणा है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शोध समस्या का अगर हम बेहतर परिणाम चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास लार्ज एंड रिलेवेंट डेटा हो। तो अत्यधिक और प्रासंगिक डेटा होना चाहिए कि डेटा हमारे पास पर्याप्त भी हो और साथ में जो हमारा टॉपिक है, शोध समस्या है, उससे रिलेवेंट भी हो। तो प्रासंगिक डेटा भी होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, केस अध्ययन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? केस स्टडी रिसर्च जो होता है इसमें से कौन सा उसके बारे में सही नहीं है? यह शोध की एक महंगी पद्धति है, इसमें त्रुटि होने की बहुत संभावना होती है, यह मुख्यतः गुणात्मक होता है, या पूर्ण रूप से मात्रात्मक होता है? तो केस स्टडी के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो केस स्टडी देखिए, अगर आप किसी भी इकाई का गहन अध्ययन करने जा रहे हैं तो हो सकता है कि वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाए, क्योंकि आपके उसमें संसाधन, आपका समय, सारी चीज़ें उसमें ज़्यादा लगेंगी। तो हो सकता है ये कॉस्टली मेथड है, हो सकता है इसमें त्रुटि की संभावना हो, और ये जो है क्वालिटेटिव मेथड है। तो ये तीनों सही हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से मात्रात्मक है, ये यहाँ पर गलत है। केस स्टडी जो है ये गुणात्मक होता है, क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक नमूने के आधार पर सामान्यीकृत निष्कर्ष को तकनीकी रूप से जाना जाता है। सांख्यिकीय निष्कर्ष, वर्णनात्मक आंकड़े, डेटा विश्लेषण और व्याख्या, या फिर उपरोक्त सभी? तो एक नमूने के आधार पर, एक जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो अगर कोई कंक्लूजन हम सैंपल के बेसिस पे निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टैटिकल इन्फेरेंस, यानी कि सांख्यिकीय निष्कर्ष। तो उसको क्या कहेंगे हम? सांख्यिकीय निष्कर्ष कहेंगे, नमूने के आधार पर अगर हम सामान्यीकृत कर लेते हैं कोई निष्कर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, लिकर्ट स्केलिंग निम्न में से किस पर आधारित है? आइटम वाइज स्केल, समेटिव स्केल, रिफ्लेक्टिव स्केल, या फिर फॉर्मेटिव स्केल? तो लिकर्ट स्केल जो है ये किस पर आधारित है? तो ये आधारित है आपके आइटम वाइज स्केल पे। तो आपका जो ऑप्शन ए है ये यहाँ पर सही होगा, मध्यक्रम पैमाने पर। तो ये थे आपके रिसर्च से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।